मेरी आंखों में मुसलसल मुंबई के जुआ खाने के खूनी मनाजर घूम रहे थे। अगले रोज दोपहर के बाद जब सरवत और मैं अपनी अपनी सोचों में गुम खामोश बैठे थे और शायद सोच रहे थे कि इस बोझल खामोशी को कैसे तोड़ा जाए, तो मुख्तसर खिड़की का तख्ता स्लाइड करके खुला। मेरा ख्याल था कि हस्बे मामूल दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा की चौड़ी नाक अपना जलवा दिखाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इमरान का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हेलो तावी, हेलो सरवत, वो बोला। कैसे हैं आप दोनों? सरवत ने उसे देखकर इस बात में सर हिलाया। मैं मुंह फुलाए खड़ा रहा। इस वक्त मैं अंदर और वो बाहर न होता तो हम दोनों में यकीन जबरदस्त किस्म की कुश्ती हो जाती, जिसमें हम दोनों को छोटी बड़ी चोटें आती। सरवत और इमरान में ये पहली तफसीली मुलाकात थी। दोनों एक दूसरे को चंद फुट की दूरी से देख रहे थे। इमरान के चेहरे पर हैरत जलवा गर हुई। वो हकलाया, मेरी निगाहें धोखा तो नहीं खा रही? आप सरवत ही है ना? सरवत ताज्जुब से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, इतनी हैरत क्यों हो रही है तुम्हें? वो बोला, आज इनको देखा है और इतने करीब से और सुकून से देखा है। इनको देखकर मुझे अपनी छोटी बहन गजाल याद आ गई है। इनकी शक्ल बड़ी मिलती है गजाल से, बस थोड़ा सा आंखों का और कद काट का फर्क है। वो काफी सेहतमंद थी। वो मुझे बड़े प्यार से अम्मू भाई जान कहा करती थी। वो एकदम खामोश हो गया। वो यकटुक सरवत को घूरता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। सरवत खामोश रही, लेकिन फिर उससे रहा न गया। आपकी बहन कहाँ है इमरान साहब, जहां से कोई वापस नहीं आता? 13-14 साल की थी जब वह हमें छोड़कर चली गई। बस चंद दिन बुखार रहा और उसे अपने साथ ले गया। हम इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए थे। बचपन में वो मुझे गोद में उठाए उठाए फिरती थी। सरवत ने हैरत से इमरान को देखा। आप तो कह रहे थे कि वो आपसे छोटी थी। हाँ छोटी थी, लेकिन मैंने बताया ना कि वो काफी सेहतमंद थी। मैं उसके सामने छोटा सा लगता था, बचूंगड़ा सा। उसने ठंडी ठार सांस भरी। मैं जानता था कि उसकी कोई बहन नहीं थी। वो आदत के मुताबिक सरवत को गोली दे रहा था। अगले 2-3 मिनट तक वो सरवत के साथ बड़ी संजीदगी और रवानी से अपनी बहन गजाल की ही बातें करता रहा। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। जबरदस्त अदाकार था। मैं बड़ी मुश्किल से उसे ट्रैक पर वापस लाया। मैंने कहा, इमरान, ये सारी गुफ्तगू तो बाद में भी हो सकती है। फिलहाल मैं तुमसे 2-4 बहुत जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जरूरी बातें तो मुझे भी करनी है ताबी। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि हम बैठकर कहीं इत्मीनान से बात कर सकें। कितनी देर में? बस 10-15 मिनट में, उसने कहा और तब एक बार फिर बड़ी महवियत से सरवत को देखने लगा। सरवत गड़बड़ा गई थी। वो बोला, सरवत, पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सरवत के बजाय सरवाल कहकर पुकारूं। सरवाल? इसका क्या मतलब? सरवत ने पूछा। सरवत और गजाल की जमा सरवाल। सच मुझे लग रहा है कि मेरी खोई हुई बहन मुझे मिल गई है। रस्मी कलमात अदा करके वो खिड़की में से हट गया। ये किस तरह का आदमी है? सरवत ने कहा, बहुत अजीब है और बहुत अनोखा। मैं सच कहता हूँ सरवत, तुमसे दूर होने के बाद मैं मरने की हद तक मायूस हो चुका था। सोने पर सुहागा ये हुआ कि सेठ सिराज के गुंडों से लड़ाई हुई। मैं अपनी जान लेने का इरादा कर चुका था। उस वक्त ये बंदा रहमत के फरिश्ते की तरह मेरे सामने आया। इसने मुझ में जीने का, हालात से टकराने का और फिर जीतने का हौसला पैदा किया। इसने अब तक की मुश्किलात में कदम कदम पर मेरा साथ दिया है सरवत। और सिर्फ मैं ही नहीं, वो हर मुसीबत सदा के कंधे से कंधा मिलाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो बहुत खुश वक्त भी है सरवत। कभी कभी तो लगता है कि खतरे खुद उसकी हिफाजत करते हैं। रुपया पैसा उसके हाथ का मैल है। लाहौर शहर में दर्जनों नहीं, सैकड़ों जरूरतमंद होंगे जिनके घरों के चूल्हे इसकी मदद से जलते हैं। इसका सीना इंसान दोस्ती और हमदर्दी से भरा हुआ है सरवत। वो अब भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। जवा जैसे शख्स को शीशे में उतारना कोई आसान काम नहीं था। पता नहीं इसके लिए वो क्या कीमत दे रहा है। इनके वालिद इसकी कम उम्री ही में फौत हो गया था। वालदा बिछड़ गई, जिसे आज तक ढूंढ रहा है। कभी एक लड़की से मोहब्बत हुई, दोनों एक दूजे को टूट कर चाहा, मगर एक दूजे के हो ना सके। लड़की की शादी होगी, फिर वो अपने शौहर की गोली से जख्मी होकर मर गई। शादी तो नहीं की, लेकिन अब बरसों बाद एक लड़की इसके जिंदगी में आ चुकी है। शाहीन नाम है उसका। जिस सर्कस में इमरान परफॉर्म करता था वहां वो भी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब हो चुके हैं। आपस में लड़ते भी बहुत है, लेकिन एक दूजे को चाहते भी हैं। खासतौर से शाहीन तो 1000 जान से फिदा है इस पर। हाँ, नुसरत ने मुझे बताया था कि फराह और आतिफ के साथ एक शौक सी लड़की भी रहती है। वो आपके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है। हाँ, ये वही है। बहुत अच्छी फनकारा है, लेकिन उसके साथ साथ अमूर खानादारी भी खूब जानती है। बातों बातों में दिल मोह लेती है। उसी दौरान मैं मुख्तसर खिड़की की दूसरी तरफ खटपट हुई। खिड़की खुली, वही नापसंदीदा चौड़ी नाक नजर आई। चोपड़ा ने हस्बे मामूल फुनकार कर अहकामात जारी किए। ये सारा अमल हम कई बार दोहरा चुके थे। सरवत ने मेरे हाथ उल्टी हथकड़ी में जकड़े। स्लाइडिंग दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। मैं चोपड़ा के साथ इमरान से मिलने चल दिया। इमरान इस खूबसूरत इमारत की बालाई मंजिल पर था। फरीदकोट कोई जदीद शहर नहीं था, लेकिन इस इमारत पर जदीद शहरों से बढ़कर
सरमाया खर्च किया गया था। यह जावा के एक अमीर कबीर मकामी शख्स की रहाइश गाह थी। जैसे कि बाद में मालूम हुआ, यह फरबा अंदाम शख्स कपास का एक बड़ा ताजिर था। मैं इमारत की बालाई मंजिल पर पहुंचा तो मुझे वो मनहूस फ्रेजर याद आए और इनमें पड़ी हुई इंसानी लाशें भी। जी मालिश करने लगा। चंद राहदारियों से गुजरकर हम एक स्लाइडिंग दरवाजे के सामने पहुंचे। चोपड़ा के साथ ही ने एक बटन दबाया। स्टील का दरवाजा बेआवाज खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने ताज्जुब खेज मंजर देखा। एक मजबूत जंगले की दूसरी जानिब दोनों देव हैकल रीछ नजर आ रहे थे। हैवानी गोश्त के पहाड़ जिन्हें देखकर दिलो दिमाग पर खैबत तारी हो जाती थी। एक रेच कुशादा पिंजरे के एक गोशे में सो रहा था, दूसरा जंगले के करीब था। पिंजरे में मुख्तलिफ सब्जियों और गोश्त के बचे कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। सारे चैम्बर में अजीब सी हैवानी बू फैली हुई थी। जंगले से बाहर 2-3 आरामदेह कुर्सियां रखी थी। एक कुर्सी पर इमरान नीम दराज था और सिगरेट फूंक रहा था। आओ जिगर आओ, तुम्हारा इंतजार था। उठ खड़ा हुआ और अपनी बाहें फैला दी। हम एक दूसरे से बगल गिर हो गए। वो चुप था। मेरी आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई। यह नमी अपने साथी राजा के लिए थी। राजा जो कल तक हमारे कंधे से कंधा मिलाए मुश्किलात का मुकाबला कर रहा था, आज हमारी दुश्मनी का शिकार होकर मनो मिट्टी के नीचे जा सोया था। हमने जुदा होकर एक दूसरे की तरफ देखा और कुर्सियों पर बैठ के राजा के दुख ने हमें कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। आखिर इमरान ने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, राजा, माजी की कहानी है ताबी। हाल और मुस्तकबिल की मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हैं। अब हमें इनके बारे में सोचना है। राजा के साथ जो हुआ वो मेरी और सरवत की वजह से हुआ ना। हम यूसुफ को ढूंढना चाहते थे। किसके साथ क्या होता है और क्यों, इसका मामला कुदरत बेहतर जानती है। बहरहाल वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। हम उसे याद रखेंगे। उसके मरने की उम्र नहीं थी। तुम्हारे मेजबान गोविंदर सिंह और आशा कौर के मरने की उम्र भी कहाँ थी। यहाँ उम्र का कोई हिसाब नहीं है ताबी, ना ही दुनिया से जाने की कोई तरतीब है। तुम सुनाओ सरवत कैसी है। गोविंदर और आशा के जिक्र पर मुझे फिर वो मनहूस फ्रीजर याद आ गया जिसमें मैंने गोविंदर, आशा और रोहेल सिंह की लाशें देखी थी। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं थी। मुझे झुरझुरी सी आगे। मैंने कहा, इमरान, यहाँ स्कूटी में बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मसलन क्या? मसलन इन जानवरों ही को देखो। इतने बड़े रीछ हैं मैंने जो कभी नहीं देखे, और ना ही इतने खूनखार। ये यहाँ क्यों हैं? क्या ये जावा के पालतू हैं? वो आवाज दबाकर बोला, ऐसी बुरी चीजें किसी बुरे बंदे की पालतू ही हो सकती हैं। परसों इन्होंने अपने रखवाले को मार डाला, लेकिन वो जूनियर रखवाला था। असल रखवाला कहीं गया हुआ था और वो बिहारी लड़की भी बेचारी जख्मी हुई है। मैंने सब देखा था इमरान। इसकी जान तुम्हारी कोशिश से ही बची है, लेकिन तुम खुद भी तो मरते मरते बचे हो। कुछ खुदा का खौफ किया करो यार। अपनी जिंदगी को इस तरह अरजान ना करो। कम अज कम आजकल तो कुछ एहतियात कर लो। यही सोच लो कि हमें सरवत को यहाँ से जिंदा सलामत निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? वो सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर बोला, तुम वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हारा वतीरा बन चुका है। तुम ये समझते हो कि खुश बख्ती तुम्हारे कंधों पर चढ़कर बैठी हुई है और तुम्हारे लिए लगातार मोइज़े और करिश्मे होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता इमरान। ये दुनिया दलील और सबब पर चलती है। मैंने वो मुंबई वाला शो देखा है। सेल्फ शूटिंग से पहले तुमने जो तमाशा किया वो भी खुदकुशी के करीब करीब ही था। पर्चियों वाले रिंग में से तुम आंखें बंद करके गुजरे। वो आवाज दबाकर बोला, यार तुम टीवी एंकर्स की तरह बस एक यही बात को पकड़कर धोबी पटके मारते रहते हो। दूसरा पहलू भी तो देखो ना। मैंने रिंग वाला आइटम दिखाया, लेकिन रिवाल्वर वाले आइटम से खुद को बचा लिया। वो तो सीधा सीधा कवर में लेटने का प्रोग्राम था। तुमने देखा ही होगा कि 18 में से फकत 2 की जान बख्शी हुई है। मैंने गौर से इमरान को देखा, लेकिन इमरान जावा की तो पहली शर्त ही यही थी कि तुम खेलोगे, और मैंने कहा था कि मैं कोई रास्ता निकालूंगा। उसने सरगोशी की। तब उसने सिगरेट का तवील कश लिया और जंगले की सलाखों पर हाथ मारने लगा। देवहकल रीछ तेजी से सलाखों पर झपटा। उसको करीब से देखना हैबतनाक था। छोटी छोटी आंखों में कातिल चमक थी। उसने सलाखों पर अपने दांत आजमाए और इन्हें जैसे उखाड़ फेंकना चाहा। इमरान ने कहा, यह नर है, 15 मन के करीब वजन है इसका। मादा वो सो रही है। इसका वजन इस नर से कुछ ज्यादा ही होगा। इस नस्ल के ब्राउन रीछों का रिकॉर्ड वजन इससे भी ज्यादा है, शायद 22-2300 पाउंड तक, यानी 22-23 मन के करीब है ना। नाकाबिले यकीन बात, बहुत वजनी होने के बावजूद ये तेजी से हरकत करते हैं। वो प्रेम चोपड़ा बता रहा था, ये 40-45 मील फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। इमरान, मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूं। तुमने जावा की शर्त से ये छुटकारा कैसे हासिल किया? इमरान मुस्कुराया। उसने करीब रखे एक बड़े बॉक्स का ढकना उठाया और उसमें से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा निकालकर पिंजरे में फेंका। यह भेड़ का गोश्त था। रीछ की हिस्से शाम हरकत में आई। उसकी आंखों में भूख उभरी और वह गोश्त की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसी दौरान में इमरान ने एक बार फिर बॉक्स में हाथ डाला और 3-4 किलो वजन की एक मछली
दुम से पकड़कर बाहर निकाली। उसने से आईनी सलाखों के सामने लहराया। रीछ ने बू सूंघी और गोश्त को छोड़कर तेजी से मछली की तरफ आया। वो अपनी भारी भरकम थूथनी सलाखों के खला में घुसेड़ता चला जा रहा था। इमरान ने मछली अंदर फेंक दी। रीछ इस पर झपट पड़ा। इमरान पस्त आवाज में बोला, रीछ के लिए मछली बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, इसलिए वो भेड़ के गोश्त को भूल गया। हर जानदार इसी तरह अपनी तरजीह मुकर्रर करता है। जावा ने भी ऐसा ही किया। क्या कहना चाहते हो? मुंबई में वो रिवाल्वर वाला खेल उसके लिए बड़ी अहमियत रखता था। ये लाखों डॉलर्स की लॉटरी थी, लेकिन जब जावा को इससे भी ज्यादा फायदा बख्श काम नजर आया तो वो ये लॉटरी भूल गया। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो, सीधी बात करो इमरान। इमरान ने कहा, फास्टिंग बुद्धा की मूर्ति आराकोए। आराकोए? मैं हैरत सता था। हाँ, मैंने जावा से आराकोए का वादा किया है। आराकोए तुम्हारे पास है? पास होता तो इस वक्त सर के बल नाच न रहा होता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे हासिल कर लेंगे। मैंने जावा को उसकी जमानत दी है। मैं सन्नाटे में था। आराकोए है कहाँ? मैंने पूछा। डॉक्टर महनाज के पास। और डॉक्टर महनाज कहाँ है? हमारे आस पास ही है। तुम्हारा मतलब है यहाँ फरीदकोट में? नहीं यार, इंडिया में। इमरान ने कहा और सिगरेट का गहरा कच लेकर पुरसोच अंदाज में छत को गोरने लगा। इसे मैं क्या समझूं? क्या तुम जानते हो कि महनाज इस वक्त कहाँ है? मेरा मतलब है कि तुम जावा को इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हो। पता तो नहीं, लेकिन पता चलने वाला है, वो सुख से बोला। किस तरह? इंग्लैंड में रहने वाले एक हमदर्द के जरिए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ना ही आए तो अच्छा है। अभी तुम अपना सारा ध्यान सरवत पर रखो यार। तुम अब भी उसे अपना ना सके तो फिर ये डूब मरने का मकाम होगा। समझो मैं डूब चुका हूं इमरान। मैंने यासीर से कहा, लगता है कि वो बहुत दूर जा चुकी है मुझसे। और फिर वही हिंदी फिल्में, फिर वही दिलीप कुमार और राज कपूरी। और मैं सर तोड़ दूंगा यार तुम्हारा। तुम दोनों के सामने खुद को बाकायदा आग लगा लूंगा, फिर भी कुछ नहीं हो सकेगा। एक बंद गली है यार, और यहाँ सफर खत्म हो जाते हैं। वो परेशान नजरों से मुझे देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा इस मौजू पर फिर बात करेंगे। अभी तुम ये बताओ, दंड बैठकें वगैरह लगाई है ना? तेल शेल मल लिया है? लेकिन किस लिए यार? दंड बैठकें किस लिए लगाई जाती हैं? शादी के लिए या लड़ाई के लिए? और शादी का अभी दूर दूर तक पता नहीं। जाहिर है कि लड़ाई के लिए ही कह रहा हूँ। क्या करना है? हमें यहाँ से निकलना है आराकोए तक पहुंचने के लिए। और सरवत तो यहीं रहेगी जैसे टीपू सुल्तान के बेटे रहे थे, अंग्रेजों के पास यरगमाली के तौर पर। यानी हमें आराकोए के बदले सरवत की रिहाई मिलेगी। हाँ, यही तय हुआ है, इमरान ने गहरा कश लेकर कहा। और अगर हम नाकाम हुए तो? नाकामी की गुंजाइश नहीं है। दादाजी फरमाते थे, दुनिया में दो कामों के अलावा हर काम मुमकिन है। मेजबानों के सामने बाइज्जत तरीके से आम चूसना और सख्त गर्मी में खोए मलाई वाली कुल्फी को गिरने से बचाना। ये अपने नूपी का जो मशहूर कौल है, वो दरअसल दादाजी ने ही नूपी के मुंह में दिया था। नूपी समझते हो ना? नेपोलियन बोनापार्ट दादाजी का लंगोटिया था। दोनों इकट्ठे बैठकर लड़कियों को लव लेटर लिखते थे। नेपोलियन ने कहा था कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज ही नहीं है। हमें भी यही सोचकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन करना क्या है? वक्त से पहले कुछ नहीं बताऊंगा। देखो, मन्नू भाई से लेकर अमजद इस्लाम अमजद तक और मुहियुद्दीन नवाब से लेकर अहमद इकबाल तक किसी ने भी वक्त से पहले कुछ बताया? कबल अज किस्त कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं। मैंने गहरी सांस ली। जिन राइटर लोगों का तुमने नाम लिया है, इनके बारे में जानते हो? किसी के बारे में बात करने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी नहीं होता यार। लोग तो बगैर जाने किसी शख्स पर पूरी किताब लिख मारते। ऐसे ऐसे खुफिया गोशों से नकाब उठाते हैं कि शख्सियत बेचारी तड़प तड़प कर रह जाती है। कई शख्सियात तो सदमे से अस्पताल के CCU वगैरह में जा पहुंचती हैं। दादाजी का वसाल भी तो एक ऐसी हरकत की वजह से हुआ था। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, इन पर किसने किताब लिखी थी? इन पर नहीं लिखी थी, इन्होंने लिखी थी गुजरावाला के एक मशहूर पहलवान के बारे में। कौन सा पहलवान? नाम नहीं बताऊंगा। इसके पोते भी बड़े वसीले पहलवान हैं और लाहौर ही में रहते हैं। क्या तुम मुझे भी दादाजी के पास पहुंचाना चाहती हो? वो पटड़ी से उतर चुका था। एक बार उसकी कुव्वत गोयाई हरकत में आई तो फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मेरे कान साई साई करने लगे। पिंजरे के अंदर खूंखार रीछ अब मछली के बाद भेड़ के गोश्त का टुकड़ा भी खा चुका था और एक बार फिर भूखी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। सरवत अभी तक इस सदमे से संभली नहीं थी जिसने उसे परसों से बेहोश किया था। उसके बिल्कुल सफेद रंग में एक नकाहत ज़दा जर्दी घुली हुई थी। जब उसे पता चला कि मैं 2-4 रोज के लिए उसे यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ तो वो दहल गई। उसकी खूबसूरत आंखें एकदम खंडरात की तरह वैरान हो गई। नहीं ताबिश, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। आप कहेंगे वहां खतरा है, लेकिन मुझे वो खतरा मंजूर है। सरवत, जिस तरह मैं और इमरान सिचुएशन को समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रही हो। ये मुमकिन नहीं है। मैं सरवत को यह बताना नहीं चाहता था कि वो यहाँ एक यरगमाली के तौर पर मौजूद है। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी।
आखिर मैंने उसे बताया, जावा हमसे जो काम लेना चाह रहा है इसके लिए जरूरी है कि वो तुम्हें किसी तरह का कोई कसर न पहुंचाए। उसने गारंटी दी और जावा जैसे लोग ऐसी गारंटियों का पास करते हैं। वो बड़ी जोदे फहम थी, समझ गई कि मेरी बात के पीछे क्या है। मेरी आंखों में देखती हुई बोली, मेरा यह अंदाजा दुरुस्त है कि यह शख्स है मुझे अपने पास रखकर आपको किसी बहुत बड़े खतरनाक काम के लिए मजबूर कर रहा है। प्लीज ताबिश, आप इसके चक्कर में ना आए। अगर आपको कोई खतरा ही मोल लेना है तो फिर इस बंदे के चुंगल से निकलने के लिए मोल लेना। सरवत, हमने सब कुछ नाप तोल लिया है। जो रिस्क हम ले रहे हैं वो इस रिस्क से बहुत छोटा है जो हम यहां से निकलने की कोशिश में लेंगे। तुम अपने दिमाग को इन सोचों से तकलीफ मत दो, तुम बस दुआ करो और हौसला रखो, सब ठीक हो जाना है। और ये भी मत समझो कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेली रहोगी। इमरान ने तुम्हारी कंपनी का बंदोबस्त भी कर दिया है। एक दबंग खातून यहाँ तुम्हारे साथ रहेगी, बहुत होशियार और बहुत जीदार। तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरेगा इसके साथ। किसकी बात कर रहे हैं? मैडम सफूरा, वो भी अराकोए के लिए भाग दौड़ करने वालों में शामिल रही है। पांडियल स्टेट में वो हमारे साथ ही थी, अब भी वो इमरान के साथ यहाँ आई है। अभी थोड़ी देर में वो यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। वैसे भी मैं और तुम हर वक्त राब्ते में रहेंगे। जावा से बात हो गई है, मैडम सफूरा अपना सेल फोन अपने साथ रख सकेगी। मैं इस पर वक्तन फवक्तन तुमसे राब्ता करता रहूंगा। काफी देर की बहस के बाद आखिर में सरवत को आमादा करने में कामयाब हो गया। मैडम सफूरा इसी बिल्डिंग में इमरान के साथ मौजूद थी। प्रोग्राम के मुताबिक वो सरवत के पास पहुंच गई। वह हस्ब मामूल पेंट और शर्ट में मलबूस थी। पांडियल एस्टेट में उसका सर मूंड दिया गया था, लेकिन अब हमेशा की तरह बॉय कट बाल उसकी पेशानी पर लहरा रहे थे। अपनी छोटी बहन की मौत की वजह से वो इमरान की जानी दुश्मन रही थी, मगर अब दूसरे बहुत से लोगों की तरह वो भी इमरान की गर्विता थी। जरगाह में इमरान ने जिस तरह उसके जख्म पर होंठ रखकर सांप का जहर चूसा था और उसकी जान बचाई थी, वो नाकाबिले फरामोश था। मैडम सफूरा मुझसे बाकायदा गले मिली और फिर सरवत को भी गले से लगाकर इसका सर चूमा। उसकी आंखों में नमी देखकर बोली, बिल्कुल वरी नहीं करना डियर, समझो ताबीज कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं तुम्हारे पास है। हम बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, अब यहाँ खड़े क्यों हो? क्या प्रॉब्लम है? क्या जाने को दिल नहीं जा रहा? उसके लहजे में शोखी थी। बस चलता हूँ, मैंने कहा। वो सरवत को बगौर देख कर बोली, मुझे नहीं पता सरवत डियर कि तुम दोनों में अब क्या ताल्लुक है, लेकिन जब मैं भांडियल स्टेट में थी तो तुम्हारे साथ एक जबरदस्त किस्म का गायबाना इंट्रोडक्शन हो चुका था। ताबीज सब कुछ भूल चुका था, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं भूला था। ये रातों को उठ उठ कर जंगल में भागता था और तुम्हारा नाम लेता था। सुल्ताना इसको पकड़ पकड़ कर लाती थी। मैं दहल गया। सुल्ताना के बारे में सरवत को अभी कुछ मालूम नहीं था। सरवत भी जैसे सवालिया नजरों से मैडम सफूरा को देखने लगी। वो इत्मीनान से बोली, सुल्ताना पकोड़ा की एक बूढ़े मुलाजमा का नाम था, बड़ा ख्याल रखती थी इसका। मैं समझ गया कि सफूरा ने मुझे जानकर परेशान किया है, वरना इमरान उसे सब कुछ समझा और बता चुका था कि सरवत के सामने क्या कहना है और क्या नहीं। मैंने अभी तक सरवत को अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था, जो मेरी मुकम्मल खुद फरामोशी के ज़माने में हुई थी। वो अभी तक मेरे बेटे बालू की मौजूदगी से बेखबर थी। मैं ये भी सब कुछ सरवत से छुपाना नहीं चाहता था और ना ही मुझे छुपाना था, लेकिन अभी तक तेज़ रफ्तार हालात और परेशानियों ने मुझे उसकी मोहलत ही नहीं दी थी। जावा के एहलकार मुझे ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। हस्बे मामूल दरवाज़ा स्लाइड करके खुल गया। ये पहला मौका था कि मेरे हाथ उल्टी हथकड़ी में नहीं जकड़ गए। मैं सरवत को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकला। जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं हुआ, वो मुझे देखती रही। मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है। उसकी निगाह किसी मरई चीज़ की तरह मेरे जिस्म पर ससरा रही थी, मुझे छू रही थी। इस निगाह को जैसे जुबान मिल गई थी और वो ये कह रही थी, इस तैयारे गायर में दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के दरमियान खुदा के और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। इस बात को भूल मत जाना। काफी दिनों बाद मैंने नीला आसमान देखा और खुली फिजा में सांस ली। इमरान मेरे साथ था। हमने नहा धोकर शेव किया था और प्रेम चोपड़ा के फराहम करदा नए कपड़े पहने थे। हम दोनों एक हिलमैन कार पर सवार थे। जावा की तरफ से हमें 20-25 हज़ार रुपए कैश दिया गया था। अपने किसी भी मसले के हल के लिए हमें 3 फोन नंबर दिए गए थे, 2 मोबाइल, 1 लैंडलाइन। ये नंबर्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल थे। हम इस राब्ते के जरिए जावा से कुछ भी तलब कर सकते थे और किसी भी मुश्किल में मदद हासिल कर सकते थे। और ये सहूलत सिर्फ फरीदकोट या पंजाब तक महदूद नहीं थी, इसका दायरा इंडिया के हर शहर तक फैला हुआ था। जावा ने इमरान को हदायत की थी कि पुलिस या कानून नाफिज करने वाली किसी भी एजेंसी की मुदाखलत पर हम किसी से उलझने की कोशिश न करें, बल्कि फ़ोन पर उसे सूरत हाल से आगाह करें। यह दोपहर का वक्त था, दिन रोशन और कदरे खुश्क था। हम फरीदकोट की सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे और शहर का नज़ारा करते रहे। यहाँ गुरुद्वारे कसरत से दिखाई दे रहे थे, कहीं कहीं साइकिल रिक्शा भी नजर आए। हर तरफ रंग बिरंगी पगड़ियों की बहार थी। इमरान एक बार फिर सखावत के मूड में था। वो कई जगह रुका और उसने बड़ी खामोशी से मोहताज दिखाई देने वालों की मदद की। कुछ देर बाद हम एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट में जा बैठे। हमने हाई टी ली और इमरान ने आती जाती सिख खवातीन को ताड़ा और ठंडी आहें भरी।
इस किस्म के हरकत वो सिर्फ तफरीह तबाह के लिए करता था। मैंने कहा अदाकारी छोड़ो और हकीकत नगारी की तरफ आ जाओ। अब मुंह से कुछ फूटो के करना क्या है। खिलाफत वक्का उसने बेपरखी नहीं उड़ाई और चाय के कप को घूरते हुए बोला, तभी आरा कोई डॉक्टर महनाज के पास है और खोज मिला है कि डॉक्टर महनाज इस वक्त इंडिया में है, शायद रत्नागिरी शहर के आसपास। ये खोज मिला कैसे है? फिर एक फ़ोन कॉल। ये फ़ोन कॉल सेल फोन के जरिए कोई 2 हफ्ते पहले इंडिया से इंग्लैंड में की गई है।